हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हाइड्रोकार्बन की इस क्लास में हम हमारे एंड वाले टॉपिक को कंसिडर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एल्केन हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन हम पढ़ चुके हैं, एल्काइन हमारा कंप्लीट है। हाइड्रोकार्बन में आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन। ठीक है, बेंजीन है ना। बेंजीन तो हम कहेंगे, देखो बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन। अब एक बेंजीन है, दो बेंजीन जोड़ दो तो नाफ्थलीन है, तीन बेंजीन कनेक्ट कर दो तो नाफ्थलीन एंथ्रासीन है। ठीक है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? तो हम कहेंगे एरोमा। एरोमा मतलब सुगंध। इनकी स्मेल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, इनके अंदर एक अलग ही तरह का स्मेल होता है। दैट्स वाई हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड बोल रहे हैं, जनरली एरीन बोल देते हैं, है ना। एग्जाम्पल पूछे तो हम कहेंगे देखो बेंजीन है, नाफ्थलीन, नाफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होगी कैसे स्मेल होती है ना। तो बेंजीन, नाफ्थलीन, एंथ्रासीन। बेंजीन पे मैथिल लगा दो तो मैथिल बेंजीन, टोलुइन बोलते हैं। बेंजीन पे Cl लगा दो तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे NO2 लगा दो तो नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से बेंजीन के अलग अलग कंपाउंड्स बनते जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहला पॉइंट देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोल रहे हैं? तो हम कहेंगे भाई इन्हें हम एरीन भी कह रहे हैं। अब एरीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी क्या होती है? स्पेसिफिक स्मेल होती है, विशिष्ट गंध होती है। ठीक है, एरोमा ग्रीक शब्द। अब जिनमें बेंजीन वलय है उनको तुम बोलो बेंजीनोइड, और जिनमें बेंजीन वलय ना है उनको तुम बोलो नॉन बेंजीनोइड। अब थोड़ा सा यहाँ डाउट आता है कि ये क्या सिचुएशन हुआ कि बेंजीन वलय है, वो तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि बेंजीन वलय है। एक सेकेंड बच्चों, हाँ, तो जिनमें बेंजीन वलय है उनको तो तुम बोलो बेंजीनोइड, और जिनमें बेंजीन वलय ना है उनको तुम बोलो नॉन बेंजीनोइड। मतलब बेंजीन वलय वाले तो चलो हमें थोड़े क्लियर ही है, नॉन बेंजीनोइड कैसे? तो हम कहेंगे रुको, देखो पहले बेंजीन वलय वाले उदाहरण पकड़ लेते। तो हम कहेंगे देखो सबसे पहला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो हम कहेंगे बेंजीन। 6 कार्बन क्लोज चेन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, 6 कार्बन है, ये है कि नहीं? 6 कार्बन है, बंद वलय है, क्लोज चेन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, और प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है ना, प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसे कहते हैं बेंजीन। ठीक है, और ध्यान से देखा जाए तो ये है C6 और H6। अब इतना स्ट्रक्चर बार बार बनाते नहीं, इसलिए हम इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं। तो ठीक है भाई, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। फिर बेंजीन पे मैंने आपको कहा था मैथिल लगा दो, तो हम कहेंगे ये बेंजीन, या मैथिल लगा देते हैं। तो बेटा ये मैथिल बेंजीन है, और मैथिल बेंजीन को आप बोलिए टोलुइन, क्या ही दिक्कत है? तो हम कहेंगे ठीक है, पहला बेंजीन, दूसरा तो हम कहेंगे टोलुइन। फिर मैंने आपको कहा था कि 2 बेंजीन कनेक्ट कर दो, है ना, एक बेंजीन रिंग हो गई, एक रिंग और कनेक्ट कर दो। ध्यान रखना, अभी बेंजीन दिख रहा है ना पूरा, यहाँ 2 ही बॉन्ड लगाने, तीसरा ये हो जाएगा। 4 से योजकता पूरी है। ये जो कार्बन दिख रहा है तुम्हें, ये देखो लेफ्ट और राइट, ये कार्बन है ना, लेफ्ट और राइट 2 बॉन्ड तो बना ही रहा है, तीसरा बॉन्ड ऊपर है, और जब तुम्हें यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है तो 4 हो गए ना। तो एक और डबल बॉन्ड मत लगाने की गलती कर देना। तो मैं ओके चलो मान लेते हैं, है ना। तो 2 बेंजीन बच्चे जब तुम कनेक्ट करते हो तो तुम्हें इसको बोलना है नाफ्थलीन। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करते हो तो नाफ्थलीन। और अगर तुम 2 बेंजीन वलय को एक कार्बन के थ्रू कनेक्ट करते हो, है ना, मतलब ये एक बेंजीन वलय और एक ही कार्बन से कनेक्ट करते हो, वहां देखो 2 कार्बन है, दोनों के बीच में 2 कार्बन कॉमन है, फ्यूज्ड है दोनों रिंग्स, है ना, जुड़ी हुई है दोनों वलय, यहाँ एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं बाईफेनिल, बाईफिनाइल, बाईफेनिल। तो हम कहेंगे ठीक है, बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, नाफ्थलीन हो गया, बाईफेनिल हो गया। अब अगर तुम बेंजीन वलय पे अगर एक Cl परमाणु लगा दो तो क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो लगा दो बेटा तो नाइट्रोबेंजीन। इसमें क्या, लो नाइट्रो लगा दिया तो नाइट्रोबेंजीन। तो इनके नाम है, ये सारे बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड हैं, सबके सब एरोमेटिक है ना। तो ये क्लोरोबेंजीन, NO2 लगा दिया तो हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है,
अब तो लगे कि नैफ्थलीन बताया, एंथ्रासीन नहीं बताया, तो 3 बेंजीन वाला है जोड़ दो, एक बेंजीन वाला है, एक और बेंजीन वाला है और एक और बेंजीन वाला है। तो अगर तुम 3 बेंजीन रिंग को कनेक्ट करते हो, है ना, तो इसको हम बोलेंगे एंथ्रेसीन। ठीक है, अगर आप 3 बेंजीन वलय को जोड़ देते हैं ना बच्चों, तो इसे आपको बोलना है एंथ्रेसीन। ठीक है, दिखाई दे रहा है प्रॉपर? क्लियर? तो समझ में आई तुम्हें मेरी बात कि सबसे पहले वापस से देखो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन बोलो। एरोमा ग्रीक शब्द है जिसका मतलब स्पेसिफिक स्मेल, एरोमा मतलब सुगंध, है ना, इनकी विशिष्ट गंध ही होती है। ठीक है, अब एरोमेटिक यौगिक बेंजीन वलय है तो बेंजीनॉइड बोलेंगे। अगर एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन वलय ना है तो हम इनको नॉन बेंजीनॉइड बोलेंगे। अब इनकी नेमिंग कैसे करनी है भाई? बेंजीन तो ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए, C6H6 बेंजीन है, मैथिल बेंजीन को टोलुइन पढ़ते हैं, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती है तो नैफ्थलीन, 3 फ्यूज्ड होती है तो एंथ्रासीन, बेंजीन पे NO2 लगा दो तो नाइट्रोबेंजीन, Cl लगा दो तो क्लोरोबेंजीन, 2 बेंजीन वाला एक कार्बन से जोड़ोगे तो बाईफेनिल। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि नहीं आप तो इनकी नेमिंग बताओ, ये अलग अलग कंपाउंड लिखे, इनमें नाम बताओ, तो देखो सबसे पहला जो कंपाउंड हमने बनाया है तो हम कहेंगे भाई ये तो बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन। क्लियर? अब बेंजीन पे मैथिल लगा दिया तो आप इसे मैथिल बेंजीन बोलो। बेंजीन पे CH3 लगाया ना बेटा, तो मैथिल बेंजीन बोलो। और इसका जो फेमस नेम है वो टोलुइन है, तो आप चाहे तो इसको टोलुइन भी बोल सकते हैं। फिर बेंजीन पे 2 कंटिन्यू मैथिल है ना, देखो ये नंबर 1 है, ये 2 है, तो अगर 2 कंटिन्यू मैथिल है तो आप 2 लिखो, 1,2, 2 है तो डाई लिखो, 1,2 डाई मैथिल बेंजीन। क्या बेटा? अगर 2 कंटिन्यू है ना तो आप इसको लिखो 1,2 डाई मैथिल बेंजीन। और अगर 1 और 3 पे है, देखो ये 1 नंबर पे और ये 3 पे, तो आप इसे लिखो 1,3 डाई मैथिल बेंजीन। 1 और 3 पे मैथिल लगाया ना तो 1,3 डाई मैथिल बेंजीन। 1,2 पे लगाया तो 1,2 डाई मैथिल बेंजीन। यहाँ देखो बेंजीन पे टोलुइन भी है और OH तो फिनॉल है, तो फिनॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, OH ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको फिनॉल पढ़ूंगी। ठीक है, OH ग्रुप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो फिनॉल है। और 2 पे क्या है? मैथिल, तो मैं कहूँगी ये हो गया 2 मैथिल फिनॉल, है ना। अगर कोई नाम पूछे तो नाम बताओ भाई, 2 पे मैथिल है और फिनॉल है। इसका तो वही हो गया, ये 1,2 था, ये 1,3 था, ये आमने सामने वाला क्या है? 1,4 है, तो मैं कहूँगी 1,4 डाई मैथिल बेंजीन। सोचो बेंजीन पे 2 मैथिल लगे हुए हैं, एक 1 पे है एक 4 पे है, तो 1,4 डाई मैथिल बेंजीन। अब यहाँ देखो तो देखो ये क्लोरो है बेटा और ये नाइट्रो है। ऊपर वाला क्या है? क्लोरो, नीचे वाला क्या है? नाइट्रो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आता है, नाइट्रो बाद में आता है, तो मैं कहूँगी ठीक है ये 1, 2, 3, 4। तो 1 पे क्या? तो हम कहेंगे 1 पे क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो पहले आएगा। और 4 पे क्या? तो 4 पे नाइट्रो, तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो और बेंजीन। ठीक है भाई, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। बोलो समझ में आ गया? तो ये इनका क्या है? नेमिंग है। अब समावयवता या फिर आपको लगेगी है ना कॉमन नेमिंग मैंने आपको नहीं बताई, तो देखो कॉमन नेमिंग पे देख लेते हैं। जैसे बेंजीन में है ना बेटा, ये जो 1-2 वाली पोजीशन है, 1 और 2 वाली पोजीशन है ना, 1-2 वाली स्थिति, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, और शॉर्ट में लिखना है तो O। बेंजीन में 1-2 जो पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? O। अगर 1-3 वाली पोजीशन है ना, ये 1 नंबर और यहाँ क्या, ये 3 नंबर, तो इसको बोलते हैं मेटा, और शॉर्ट में लिखना है तो M। ये ऑर्थो, ये मेटा, स्मॉल m में लिखते हैं, हाँ स्मॉल स्पेलिंग में लिखते हैं इसके आगे स्मॉल m। और आमने सामने वाली स्थिति है ना ऑपोजिट, इसको बोलते हैं पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा।
तो ऑर्थो का O, मेटा का M और पैरा का P। जैसे अगर मैंने आपको ये नाम दिया, देखो ये बेंजीन है, आप 1 और 2 पे क्लोरो लगा दो, तो IUPAC पूछे तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, लेकिन 1,2 पोजीशन है ना बेटा, इसको ऑर्थो बोलते हैं, तो ये माना जाएगा ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। समझे? ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। अब ऑर्थो में आप O ही लिखो, पूरा ऑर्थो लिखने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दिया, इधर आपको दे दिया क्या बोलते हैं, मान लो OH दे दिया और ये CH3 दे दिया, ठीक है ना। तो आप इसको मेटा मिथाइल फिनॉल भी लिख सकते हैं, या मान लो मैं मिथाइल की जगह क्लोरो ले लूँ तो तुम क्या लिखोगी, मेटा क्लोरो, और बेंजीन पे OH को तो फिनॉल पढ़ते हैं, तो मेटा क्लोरोफिनॉल, ऐसे, ठीक है। फिर अगर 2 मिथाइल लगे हुए हैं बेंजीन पे, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, तो अभी तो मैंने इसका IUPAC बताया था 1,2 डाइमेथिल बेंजीन। अब तुम कहोगे नहीं 1,2 को तो मैं ऑर्थो पढ़ता हूँ, तो ऑर्थो, और 2 मैथिल को बच्चे जाइलीन पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो जाइलीन। आई बात समझ में? 3 पोजीशन है बच्चों। 1,2 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, 1,3 को बोलते हैं मेटा, 1,4 को क्या बोलते हैं, पैरा, ठीक है। अब ऑर्थो, मेटा और पैरा पे ही सारी बात है। मान लो मैंने आपको ऐसा कुछ दिया है, ये CH3 और ये OH, फिर मैंने स्थिति बदल दी है ना, मैंने कहा CH3 और OH, एक छोड़कर एक पे लिख लेते हैं, और फिर वही CH3 और OH आमने सामने लिख देते हैं। तो यदि बेंजीन वलय पे CH3 और OH दोनों हैं तो इसे क्रिसॉल बोलते हैं। यदि बेंजीन वलय में OH भी लगा हुआ है, CH3 भी लगा हुआ है, तो आप इसको क्रिसॉल बोलोगे, CRESOL, क्रिसॉल, ठीक है। अब क्रिसॉल, तीनों वही क्रिसॉल तो होंगे कि हाँ ये तो ऑर्थो क्रिसॉल है ना, ये क्या है, ये ऑर्थो क्रिसॉल है, ये मेटा क्रिसॉल है और वो पैरा क्रिसॉल है। तो नहीं, हाँ बात तो ठीक है ना, नाम तो एक ही याद रखूंगी ना, लेकिन ऑर्थो, मेटा, पैरा स्थिति भिन्न भिन्न है। तो ये तीनों जो है ना बेटा, इन तीनों में मैथिल समूह OH के रिस्पेक्ट में अलग अलग स्थिति पे है, तो इन तीनों को हम पढ़ने वाले हैं स्थिति समावयवी, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। कुछ और देखते हैं। मान लो जैसे अभी मैंने तुमको जाइलीन बताया है ना, बेंजीन पे 2 CH3 है तो उसको हम जाइलीन बोलेंगे, ठीक है। यदि बेंजीन वलय में 2 CH3 है तो हम उसको जाइलीन बोलने वाले हैं। लेकिन बच्चे जाइलीन तो कैसे बताऊं, 1,2 है, 1,3 है, 1,4 है, तो मैं कहूँगी हाँ बात तो ठीक है। अगर 1,2 है तो आप बोलो ऑर्थोजाइली, 1,3 है तो आप बोलेंगे मेटाजाइली, और 1,4 है तो आप बोलेंगे बच्चों पैराजाइली। ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और तो हम कहेंगे पैराजाइलिन। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपको दिया है इन्होंने एनसीईआरटी ने नाम और समावयवता, ठीक है। इसके बाद में आपको एनसीईआरटी ने बोला है बेंजीन की संरचना, ठीक है। अब देखो बेंजीन को सबसे पहले क्या बोलते हैं, डिस्कवर नहीं मतलब ऑब्टेन करा, पाया सबसे पहले, मतलब गलती से कैसे बन गया या कुछ भी मान लो, तो सबसे पहले बेंजीन को प्राप्त किसने किया, तो हम कहेंगे माइकल फेराडे, ठीक है भाई। बेंजीन को सबसे पहले माइकल फेराडे ने प्राप्त किया। फिर बेंजीन का अणु सूत्र C6H6। अब तुम सोचो कि अगर एल्केन होता ना बेटा तो कार्बन जितने भी होते, हाइड्रोजन डबल में 2 एक्स्ट्रा चलते। अब एल्केन नहीं भी है, एल्कीन होता तो कम से कम डबल तो होते, और एल्काइन होता तो डबल से सिर्फ 2 ही कम होते। लेकिन आप तो कह रहे हो जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, मतलब इसमें क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम है तो बॉन्ड्स जो है वो ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड तो कम हो गए, इसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पता नहीं क्या क्या होगा,
क्योंकि आपको सिर्फ ये पता था C6H6, आपको एग्जैक्ट और ना पता है कि 3 डबल बॉन्ड है, एक छोड़कर एक है, अनुनाद है, ऐसा तो आपको कुछ भी नहीं पता। तो हम कहेंगे बात तो ये ठीक कह रहा है, यानी बेंजीन का फॉर्मूला जो है अगर वो C6H6 है तो ये इसकी उच्च असंतृप्तता को दर्शाता है। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कभी की बताई थी ओजोनॉइड, है ना, ओजोनॉइड, देखो ओजोनॉइड मैंने आपको कहा था कि जैसे एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, जब मैं इसकी क्रिया ओजोन से कराऊंगी तो ओजोन इसका डबल बॉन्ड तो ब्रेक कर देता है ना, और ओजोन अणु जो है वो इस तरह से झोपड़ी बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो हम इसको ओजोनॉइड बोलते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि भाई अगर आप बेंजीन लेते हो C6H6 और जब इसकी क्रिया ओजोन से कराते हो तो ये तो ट्राई ओजोनॉइड बनाता है। जो मेरा डेटा कह रहा है ना वो ये कह रहा है कि एक बेंजीन जो है वो 3 ओजोन को खा जाता है, मतलब अगर ये 1 मोल लो तो ये 3 मोल चाहिए, तो एक ओजोन तो एक डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा था, झोपड़ी बना रहा था, तुम कह रहे हो नहीं 3 चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन क्या साबित करती है, तो मैं कहूँगी बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, ट्राई ओजोनॉइड बनाता है, यानी कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा है कि इसमें क्या है, तो भाई इसमें 3 डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए क्योंकि ये ट्राई ओजोनॉइड बना रहा है। और बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सारी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। तो हम कहेंगे बेंजीन स्थायी अणु है, ट्राई ओजोनॉइड बना रहा है ना, तो इसमें 3 द्विबंध की उपस्थिति। बेंजीन में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे भाई बेंजीन में डबल बॉन्ड की संख्या जो है वो 3 होनी चाहिए क्योंकि ये 3 बार ओजोन से क्रिया करता है। ठीक है, अब हम कहेंगे चलो ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि माइकल फैराडे के हिसाब से फॉर्मूला वगैरह ये आ गया। अब बेंजीन केवल एक ही प्रकार का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न बनाता है, मतलब अगर मैं क्लोरोबेंजीन लिखूँ ना तो एक ही क्लोरोबेंजीन है, मतलब भाई जैसे ना बेंजीन में तुमने ये मान लिया, देखो जैसे आपने कहा कि भाई C6H6 है, एक बार तुम एक बंद संरचना भी मान लो। अब तुम्हें क्या पता कि डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, ऐसे भी तो हो सकता था डबल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यू हो, 4-4 संयोजकता तो पूरी हो जाएगी, लगातार डबल बॉन्ड, है ना, या कुछ और भी हो सकता था, डबल बॉन्ड इधर है और इधर है, तुम्हें क्या पता ऑल्टरनेट है। तो हम कहेंगे हाँ बात तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक चीज़ बताओ, एक भी कार्बन अगर इसका सिंगल बॉन्डेड है और मुझे यहाँ क्लोरोबेंजीन बनाना है तो ये क्लोरोबेंजीन, और अगर ये डबल बॉन्डेड है, मान लो यहाँ नहीं, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं कहूँगी पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये भी हो सकता था, क्लोरोबेंजीन इधर लग जाए, सिंगल बॉन्ड से नहीं लगे, तो ये अलग अलग हुआ ना बेटा। डबल बॉन्ड वाले को तो मैं नंबर 1 दूंगी तो फिर मैं पूरा घूम के आऊँगी इधर, तो ये तो 6 क्लोरो होगा, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो है, जबकि अगर यहाँ दूँ तो ये तो 1 क्लोरो ही हो गया। तो फिर एकल प्रतिस्थापी की अगर बात करूँ तो 2 बन रहे हैं ना, एक बार क्लोरीन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से बंधा हुआ, एक बार डबल बॉन्डेड कार्बन से बंधा हुआ। एक बार तो मुझे क्लोरीन को नंबर 1 देना पड़ रहा है और एक बार क्लोरीन तो मेरा 6 नंबर पे आ रहा है। लेकिन जब क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया गया तो वो एक ही है ही नहीं ऐसा, मतलब नाम अलग अलग होता है तो प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ध्यान रखना। तो जब एकल प्रतिस्थापी बनाते हैं बेंजीन का तो एक ही बनता है, इसका मतलब जो इसमें व्यवस्था है ना वो एक जैसी है, 6 के 6 कार्बन 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसी व्यवस्था में है, समानता है। तो होंगे ये क्या मुसीबत हो गई। अब केक्युले ने इसका स्ट्रक्चर दिया, माइकल फैराडे ने तो सर्वप्रथम बेंजीन को प्राप्त किया, केक्युले ने 1865 में इसका स्ट्रक्चर दिया जिसमें ये कह रहा है भाई 6 कार्बन चक्रीय रिंग के अंदर है, साइकिल है, बंद वलय वाली संरचना है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है और प्रत्येक कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। मतलब ओरिजिनल जो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना वो स्ट्रक्चर इन्होंने दिया। ठीक है, अब केक्युले कह रहा है कि भाई 6 कार्बन है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड भी है, ये भी मान लेते हैं। केक्युले संरचना 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन के 2 समावयवियों की संभावना को व्यक्त करती है। जैसे तुमने कहा 6 कार्बन है, चक्रीय है तो चक्रीय बना दी, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है तो चलो मैं डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट भी बना लेती हूँ, ये बना दी, है ना। अब यहाँ पे क्या है तो हम कहेंगे भी देखो कार्बन तो हमारे पास 6 है,
ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है। अब मैं कह रही हूँ 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, तो मैंने एक ब्रोमीन इधर लगा दिया, एक ब्रोमीन इधर लगा दिया, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन है ना। अब ये कह रहा है कि नहीं, दो संभावना, एक तो ये स्ट्रक्चर बना लिया, अब तुम्हें लगेगा दूसरा स्ट्रक्चर कैसे, तो देखो केक्यूले के हिसाब से आपने बेंजीन बनाया, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन बनाना है, एक ब्रोमीन में इधर लगा दूं और एक ब्रोमीन में इधर लगा दूं। अब तुम्हें लगेगा कि क्या ही फर्क पड़ गया, क्या ही फर्क पड़ा, ये भी एक 1,2 डाइब्रोमो है, ये भी 1,2 डाइब्रोमो। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ जो मैंने 1,2 डाइब्रोमो बनाया है ना, दोनों ब्रोमीन को ध्यान से देखो, दोनों ब्रोमीन उस कार्बन से कनेक्टेड है जो C डबल बॉन्ड C, मतलब यहाँ जो स्ट्रक्चर है ना बेटा वो ये वाला है, C डबल बॉन्ड C, आगे जो भी है वो है, यहाँ Br है और यहाँ पे भी Br है। लेकिन यहाँ जब मैंने ब्रोमीन लगाया ना, तो दोनों ब्रोमीन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन, मतलब दोनों इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, आगे भले ही डबल बॉन्ड बना रहा है, आगे भले ही बना रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ जो दोनों ब्रोमीन है ना, वो जिन कार्बन से बंधे हुए हैं उनके बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ जो दो ब्रोमीन जिन कार्बन के बीच में बंधे हुए हैं ना, उनसे सिंगल बॉन्ड है। तो हम कहेंगे हाँ, एक सोचा जाए, दिमाग लगाया जाए तो ये चीज़ अलग है आईयूपीएसी के हिसाब से, और वो चीज़ क्या है, अलग है। तो अगर 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन बनाओ तो संरचना कह रही है कि दो पॉसिबिलिटीज है, तो प्रकृति में 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन दो प्रकार का होना चाहिए। हमने क्या देखा कि नहीं, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन जो है दो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ऑर्थो मेटा पैरा है वो है लगातार वाले की बात कर रही हूँ, कंटिन्यू 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 1,4 की बात नहीं कर रही हूँ। तो नहीं, आपको तो एक ही मिलेगा, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन एक ही प्रकार का होता है। तो हम कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों ब्रोमीन जिन कार्बन से बंधे हुए उनके बीच में डबल बॉन्ड है, दोनों ब्रोमीन जिन कार्बन के बीच में बंधे हुए उनसे सिंगल बॉन्ड है, तो अलग होने चाहिए ना, दो अलग अलग होने चाहिए, लेकिन एक ही है। अब केक्यूले ने कहा अच्छा ऐसा है, हो सकता है ये बॉन्ड घूम रहा होगा, अभी अनुनाद नहीं आया उसके दिमाग में, उसे कहा होगा ठीक, अभी ये स्ट्रक्चर है, हो सकता है ये संरचना इसमें बदल रही होगी, है ना, ये बंद घूम रहा होगा, ऐसा कुछ होगा कि ये बंद जो है कभी इधर बन जाता होगा, कभी इधर बन जाता होगा, है ना, और हमारा तो 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन है ही सही। ये उसने बोल दिया कि ये जो है ना सिचुएशन, दोलन कर रहा होगा बंद, ऑसिलेशन, क्योंकि अनुनाद भी यही होता है, अनुनाद का मतलब भी डबल बॉन्ड घूमता है, लेकिन वजह होती है क्यों घूम रहा है, वे असंकृत पी कक्षक है, इधर बॉन्ड बनाऊं कि इधर वाला भी खाली है, इधर वाला भी खाली है, सबके पास एक एक पी कक्षक है, तो मैं इधर बॉन्ड बनाऊं, चाहे मैं इधर बॉन्ड बनाऊं और मैं इधर बॉन्ड बनाऊं, अपन आपस में नहीं बनाए तो भी चले, ऐसे तो चेन चेन खेलते हैं ना बच्चे, तो चेन बनानी है, अब अपन दोनों चेन बनाए या मैं उसके साथ चेन बनाऊं, तुम उसके साथ चेन बनाओ, कैसे चेन बनी हुई होनी चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ ये तो ठीक लग रहा है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, परंतु बेंजीन केवल एक ही द्विप्रतिस्थापी उत्पाद बनाता है। अब इस समस्या का निराकरण केक्यूले ने कैसे दिया, तो इसने बोला कि नहीं भाई, बेंजीन में क्या है, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब दोलन है, दोलन मतलब समझ गए ना, दोलन मतलब जो अपन अनुनाद बोलते हैं, इसने ऑसिलेशन टर्म दे दिया कि भाई देखो ये ऐसा अल्टरनेट है और हो सकता है ये घूम के बॉन्ड जो है वो ऐसे आ जाते हो, है ना, ये बॉन्ड ऐसे घूम रहे हो। कुल मिला के बेंजीन में जो है ये सारे डबल बॉन्ड जो है वो मूवेबल है, घूमते रहते। अनुनाद भी सेम चीज है, लेकिन अभी केक्यूले ने अनुनाद तो नाम ही नहीं लिया, इसने कहा ही नहीं कि अनुनाद क्या है, अनुनाद अनुनाद कुछ नहीं दिमाग चल रहा है इसका, ये ऑसिलेशन होता है। अब हम कहेंगे ये क्या गड़बड़ है, तो यहाँ एनसीईआरटी देखो, टू द पॉइंट एनसीईआरटी चल रहे, यही लिखा है। फिर इस घटना को हमने समझाया किससे, तो भाई इस घटना को हमने समझाया है बेंजीन में अनुनाद से, है ना, इस चीज को हमने कैसे समझाया, बेंजीन में अनुनाद, है ना। ये दिखाई दे रहा है कि आपको क्या लिखा है भाई, अनुनाद और बेंजीन में, अनुनाद और बेंजीन का स्थायित्व, अनुनाद और बेंजीन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अब ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये कह रहा है देखो बेंजीन में 6 कार्बन थे, साइक्लिक स्ट्रक्चर थी, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड था, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनता है पी समपार्श्विक अतिव्यापन से। तो हम कहेंगे हाँ, बेंजीन में संकरण sp2 है, हर कक्षक के पास एक असंकृत पी कक्षक तो है ना, जितने भी है
उन सबके पास असंकृत पी कक्षक है। एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं उसका। जितने भी बेंजीन में कार्बन है उन सबके पास क्या है, तो हम कहेंगे असंकृत पी कक्षक। ठीक है भाई, ये हो चाहे ये हो, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, असंकृत पी कक्षक। अब इससे हो क्या जाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है तो मैं नंबर दे देती हूँ। देखो नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी वही हो गया 1 2 3 4 5 6। अब ये जो पी कक्षक है ना बेटा, 1 और 2 जो है आपस में अतिव्यापित होकर क्या करें, डबल बॉन्ड बना रहे। ठीक है, आपने कहा नहीं 3 और 4 आपस में अतिव्यापित होकर क्या करें, डबल बॉन्ड बना रहे। और 5 और 6 अतिव्यापित होकर क्या करें, डबल बॉन्ड बना रहे। तो पाई बंद तो होता ही क्या, पी कक्षक की थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ये इधर और ये इधर, तो पाई बंद बन जाता है ऊपर नीचे है, तल के ऊपर और तल के नीचे। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। तो हमने कहा क्यों भाई 1 और 2 क्यों मिले, 2 और 3 मिल जाते, ये लोग इसके साथ टेढ़ी होकर बॉन्ड बना लेते, 4 और 5 बना लेता और 1 और 6 बना लेता ना, तकलीफ क्या थी। तो बात तो ये भी सही, अब ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात तो दोनों ही सही। तो हम कह रहे हैं अगर दोनों ही बातें सही है, इसका मतलब, तो इसका तो एक ही मतलब नजर आता है कि जो ये डबल बॉन्ड है ये कहीं पे भी हो सकता है ना। समतलीय अणु है बेंजीन, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे भी है, बेंजीन एक तल में है ना। आपको यूं दिख रहा है, आपको ये यूं मानना ही, इस तरह से बेंजीन है और सबके पास एक एक पीपी अनहाइब्रिडाइज्ड कक्षक है। ठीक है, तो इस घटना को है ना भाई, ये ऐसे भी हो सकता था ऐसे भी हो सकता था, इस घटना को ही तो क्या कहते हैं, अनुनाद। अनुनाद के कारण बेंजीन स्थायी। अब और डिटेल में कैसे देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में बताना होता तो कैसे बताते। देखो हम कहते हैं कि भाई देखो ये बेंजीन है, इसमें आप कह रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल, हर कार्बन डबल बॉन्ड को टच कर रहा है। और अगर हर कार्बन डबल बॉन्ड को टच कर रहा है तो संकरण क्या है, तो हम कहेंगे बेंजीन में संकरण तो sp2 है। प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या है, तो हम कहेंगे sp2 है। ठीक है, ऐसा भी मान लेते हैं। अब मान लो हमने नहीं सोचा अनुनाद, अनुनाद नहीं, ऐसे नहीं, अनुनाद क्या होता है, ऐसा होगा डबल सिंगल। तो ठीक है भाई, अगर आप इसी स्ट्रक्चर को सही मानते हो तो बेंजीन में 3 बंध लंबाइयां तो सी सिंगल बॉन्ड सी होनी चाहिए थी। कार्बन और कार्बन एकल बंध लंबाई कितनी होती है, तो महंगी होती है, वो 154 पिकोमीटर होती है। और 3 बॉन्ड लेंथ बेंजीन में डबल बॉन्ड की होनी चाहिए थी। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 154, और दूसरी क्या थी 134, तो हम कहेंगे 134 पिकोमीटर। तो ऐसा होता ना, बेंजीन में 3 तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आती, 3 डबल बॉन्ड की आती। लेकिन हमारा डेटा क्या कहता है ना, एक्सरे विवर्तन द्वारा जब हम अध्ययन करते हैं, है ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे विवर्तन द्वारा क्या पाया गया, तो हम कहेंगे हमने ये देखा कि बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बंध लंबाइयां समान होती है ही नहीं, आपका सिंगल और डबल वाली तो बात ही भूल जाओ, है ना। क्या पाया गया एक्सरे डिफ्रैक्शन से, तो हम कहेंगे बेंजीन में सभी सी बॉन्ड लेंथ, बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बंध लंबाइयां, जितने भी बेंजीन में सी बॉन्ड लेंथ है ना बेटा, कार्बन कार्बन बंध लंबाइयां समान होती है। ये क्या नई खबर लाए भाई, सिंगल भी गया डबल भी गया, आप तो कह रहे हो सारी समान है। चलो सारी समान, कोई और स्ट्रक्चर ही मान लेते हैं, तो हम कहेंगे और स्ट्रक्चर तो भूल जाओ, और स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं था। एकल प्रतिस्थापी एक बना रहा है, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन एक ही संरचना बना रहा है, तो और स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है, सारी स्थितियां समान है। और तो और छोड़ो, सारे बॉन्ड लेंथ समान है ना। बेंजीन में सी बंध लंबाई कितनी है, तो हम कहेंगे बेंजीन में सी बंध लंबाई जो है वो है 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर। सिंगल से छोटी है और डबल से बड़ी है,
तो सिंगल से छोटी है मतलब सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो नहीं है, डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन डबल भी पूरा नहीं है क्योंकि आपकी बंध लंबाई तो ज़्यादा आ रही है। तो हम कहेंगे हाँ आंशिक द्विबंध है, और आंशिक द्विबंध तो तभी हो सकता है जब ये घूम रहा हो। तो हम कहेंगे कुल मिला के बेंजीन में क्या है, अनुनाद है ना। तो इस घटना को मैं तभी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अतः बेंजीन स्थायी क्यों है, तो हम कहेंगे अनुनाद है। अनुनाद मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड, पढ़ा है ना तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में, तो पढ़ा ही अनुनाद है ना। पाई बंध का, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहता ही नहीं, तो क्यों रहेगा भाई, वो तो बना ही ऐसे, तो ऐसे बने चाहे ये इधर के साथ बने और ये इधर के साथ बने, क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। तो टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, हम किसी एक स्ट्रक्चर को एक टाइम में तो नहीं ला सकते, है ना। अनुनाद है, तो बेंजीन अनुनाद के कारण, बेंजीन अनुनाद के कारण स्थायी है, ठीक है। अब कोई कहते हैं कि लो बेंजीन में बंध क्रम कितना है, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, बंध क्रम मतलब दो परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या। तो हम कहेंगे यहाँ डबल नहीं सिंगल, फिर डबल वाला सिंगल हो जाता है, सिंगल वाला डबल होता है, क्योंकि तो अंतर परिवर्तित होता रहता है, अनुनाद तो यही होता है, घूमते रहना। तो हम कहेंगे ये आएगा 1 व 2 के मध्य, बिटवीन 1 एंड 2। कोई पूछ ले कि बेंजीन में बंध क्रम कितना है, तो आंसर दे देना बिटवीन 1 एंड 2, 1 व 2 के मध्य, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी ने आपको दिया है। उसके बाद आपको नया टॉपिक दिया है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी की बात करूं, 3 तरह के कंपाउंड हैं बच्चों, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, है ना। सबसे ज्यादा स्थायी कंपाउंड की बात करूं, सर्वाधिक स्थायी यौगिक, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा स्थायी है एरोमेटिक। या तो एरोमेटिक हो गया हमारी टीम में आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं हमारी टीम में मत आओ, एरोमेटिक मत रहो, नॉन एरोमेटिक बन जाओ, ठीक है। हमारी टीम में आए तो एरोमेटिक, नहीं आए कोई तकलीफ नहीं है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन एंटी मत होना, सर्वाधिक अस्थायित्व, सबसे खराब जो है ना, मतलब बनना ही नहीं चाहिए, वो एंटी एरोमेटिक है ना। विदेश की सेवा कर लो बहुत अच्छा, नहीं कर ले न्यूट्रल तो रहो, टेररिस्ट तो मत बन जाओ, एंटी तो मत बनो। तो एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल, क्लियर। पूरी केमिस्ट्री में सबसे स्टेबल कंपाउंड एरोमेटिक, नहीं तो नॉन एरोमेटिक। सर्वाधिक अस्थायी तो हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक, टीम के विरुद्ध हो गया, बात क्लियर है इतनी, ठीक है। अब कंडीशंस है भाई, किसी यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए शर्तें। मुझे कैसे पता चलेगा कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो किसी यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए कब होगा एरोमेटिक, बताओ। एरोमेटिक होने के लिए कंडीशंस क्या क्या है, किसी यौगिक के एरोमेटिक होने की क्या कंडीशन है। तो मैं कहूँगी सबसे पहली कंडीशन कि आपका जो यौगिक है वो चक्रीय क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, है ना। एरोमेटिक होने के लिए यौगिक, है ना, क्या हो, तो भाई पहला यौगिक चक्रीय हो, मान लेते हैं चलो चक्रीय हो। दूसरा, तो भाई दूसरा यौगिक जो है वो समतलीय होना चाहिए, समतलीय। अब तुम्हें लगेगा मैं कैसे पहचानूं समतलीय, तो समतलीय मतलब sp2 संकरण। sp2 में क्या होता है, पंखा होता है ना, त्रिकोणीय समतलीय। तो अगर तुम चाहते हो समतलीय है, अगर तुम चाहते हो एरोमेटिक है तो समतलीय हो, तो साइक्लिक हो, समतलीय हो, और तीसरा अनुनाद दर्शाना चाहिए, है ना। अब ये अनुनाद दर्शाना ये कौन सी नई चीज है, तो हम कहेंगे अनुनाद मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहने चाहिए। अब पाई इलेक्ट्रॉन कब घूमेंगे, तो जब तुम्हारा डबल बॉन्ड, द्विबंध जो है ना, डबल बॉन्ड एकांतरित होगा, एक छोड़कर एक होगा ना, डबल सिंगल, तो अपने आप पाई बॉन्ड घूम जाएगा, ठीक है भाई। पाई बॉन्ड घूमना चाहिए, डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, मतलब अनुनाद होना चाहिए। पहली सिचुएशन सीधे यौगिक को तो बोलना ही नहीं है, चक्रीय होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन मतलब अनुनाद होना चाहिए,
और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, हक्कल के नियम का पालन करना चाहिए। आपका जो कंपाउंड है वो हक्कल के नियम का पालन करना चाहिए। अब ये क्या मुसीबत है भाई, हक्कल्स लॉ क्या है? तो बेटा हक्कल्स लॉ है 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू तुम्हें 1 2 3 रखनी है, 0 भी रख सकते हो, है ना। n की वैल्यू 0 रख दो तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आएगी। n की वैल्यू 1 रख दो, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 आएगी। देखो देखो 4n+2 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स की। पहला केस, अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल दूं तो वे यौगिक जिनमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 0 डालो, ये 0 हो गया। तो वैसे यौगिक जो चक्रीय हो, पहली बात चक्रीय होने चाहिए, है ना, समतलीय होने चाहिए, डबल बॉन्ड घूमना चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए? 2, यानी कि वो एरोमेटिक है। अब कैसे भाई, कोई उदाहरण दो। तो देखो मान लो मेरे पास ये यौगिक है, तो साइक्लोप्रोपेन है। तुम कहोगे साइक्लोप्रोपेन में तो sp3 संकरण है, और sp3 कब से वो हो गया समतलीय। तो कहूँगे रुको, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ चक्रीय है। हाँ चक्रीय है, यहाँ डबल बॉन्ड कर देती हूँ, ये sp2 और यहाँ मैं प्लस लगा देती हूँ। अब यार प्लस लगा दिया तो फिर ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो मैं कहूँगी चलो पहला चक्रीय तो हो गया, साइक्लिक तो हो गया, समतलीय हो गया, तो हाँ sp2 आते ही समतलीय हो गया। अनुनाद होगा तो बिल्कुल होगा। देखो अगर ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया तो तीर वाला हिस्सा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बना लेगा। तो मैं कहूँगी अरे यार क्या बात है, अनुनाद तो है भाई, अनुनाद भी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनो, पाई बॉन्ड कितना है? 1, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2। तो मेरा तो केस 1 सॉल्व हो गया ना, है ना। तो मैं कहूँगी भाई ये तो एरोमेटिक है, इसकी तो बात ही मत करो, पक्का एरोमेटिक है, बढ़िया एरोमेटिक है, तो हमें क्या तकलीफ है। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं, है ना। 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। यदि n का मान 1 रख दो, n की वैल्यू 1 डाल दो, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखो 6 आ जाएगी। 4 × 1 4 + 2 6। तो वे सभी यौगिक जो चक्रीय हो, समतलीय हो, अनुनाद दर्शाते हो और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, वो सब एरोमेटिक है। अब ये क्या मुसीबत है, उदाहरण दो। लो उदाहरण लो, ये देखो बेंजीन, देखो चक्रीय है, हाँ बिल्कुल है। समतलीय, हाँ सबका संकरण sp2 है, सब डबल बॉन्ड टच कर रहे हैं, sp2 है। अनुनाद, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है ना, डबल बॉन्ड का घूमना क्या होता है? अनुनाद। और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। तो मैं कहूँगी ये क्या है भाई, ये एरोमेटिक है ना। ये क्या था, ये भी एरोमेटिक था। अब ऐसे आपको अलग अलग कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है भाई, कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर तो नैफ्थलीन के बारे में आइडिया दे दो, क्या तुम्हें क्या लगता है नैफ्थलीन? तो हम कहेंगे देखो नैफ्थलीन देखो चक्रीय है, बिल्कुल है, सब कार्बन डबल बॉन्ड को टच कर रहे हैं, ऐसा कोई भी कार्बन नहीं जो सिंगल बॉन्ड को टच कर रहा है, चक्रीय है, सब डबल बॉन्ड को टच कर रहे हैं, मतलब संकरण sp2 है और समतलीय है। और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, भाई इस डबल बॉन्ड को यहाँ बना दूँ, ये यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ, है ना, इनको घुमा दूँ तो चल घूम तो सकता ही है। तो अब मैं पाई इलेक्ट्रॉन गिन लेती हूँ, ऐसे गिन लेती हूँ 4n+2। पाई बॉन्ड गिनो 2, पाई बॉन्ड गिनो 1 2 3 4 और 5। ये तो पता है ना सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई। तो पाई बंद कितने हैं? 1 पाई बंद, दूसरा पाई बंद, तीसरा पाई बंद, चौथा पाई बंद और 5वां पाई बंद। तो पाई बंद जो है वो 5 हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। तो 4n कितना आ गया? 8 और n का मान 2। तो n अगर सम संख्या में है तो ये एरोमेटिक है भी। तो नैफ्थलीन आपका क्या है? तो हम कहेंगे ये एरोमेटिक है। ठीक है, अब आपको एक और एग्जांपल दिया एनसीईआरटी ने कि भाई इस कंपाउंड के बारे में बताओ,
साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कार्ब एनायन। देखो 5 कार्बन दिख रहे हैं, साइक्लो हो गया, बंद है तो साइक्लो, पेंटा 5 कार्बन, डाइइन कार्ब ऋणायन। अब चक्रीय है तो मैं कहूंगी हाँ बंद है। sp2 संकरण तो तुम कहोगे नहीं तो कार्ब ऋणायन है, कार्ब ऋणायन तो sp3 होता है, कार्ब धनायन sp2 होता है। तो हम कहेंगे नहीं, जो भी नेगेटिव चार्ज अनुनाद में जाता है, देखो तुम्हें लग रहा है कि इस कार्बन पे नेगेटिव है पर मुझे नहीं लग रहा, मान लो ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा ना। देख लो अनुनाद, देख लो उसका, है ना। तुमने कहा ये बंद यहाँ टूट गया तो मैं कहूँगी भाई ये तो माइनस है, ठीक है ना। ये प्लस हो गया तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये ऐसे, फिर आगे वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो जो भी कार्बन जो है वो अनुनाद में चला जाता है तो डबल बॉन्ड बन गया। तो डबल बॉन्ड तो sp2 है, कहाँ है sp3, है ना। तुमने इस कार्बन को sp3 कहा था, कहाँ है, ये तो डबल बॉन्ड को टच कर रहा है, इसको तो ये तो आगे चला जाएगा, तुम्हारी पकड़ में ही नहीं है। तो सब कार्बन क्या है, जो भी ऋणायन कार्ब एनायन अनुनाद में चला जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में, है ना, ये जो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन ही मानते हैं, संकरण sp2 ही मानेंगे, इसका ध्यान रखना। तो मैं कहूँगी ठीक है, चक्रीय तो है, अनुनाद भी है ना, और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 4n+2। देखो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, और इसको भी क्या करूँगी, इसको पाई इलेक्ट्रॉन ही गिनूंगी, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी पाई गिनूंगी क्योंकि अभी माइनस दिख रहा है, थोड़ी देर में पाई बन जाएगा। तो ये 6, तो n बराबर 1, यानी ये जो स्पीशीज है ना बेटा, ये भी एरोमेटिक है, ये स्पीशीज भी क्या है, एरोमेटिक। एक और एग्जांपल दिया इन्होंने आपको, ट्रोपोलियम, ट्रोपोलियम कार्ब केटायन, ट्रोपोलियम कार्ब केटायन। अब ये क्या मुसीबत है, तो देखो ट्रोपोलियम कुछ ऐसा, है ना, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ प्लस कर देते हो, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा ऐसे कर दो, ये और ये कहीं कर सकते हो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब घूमता रहता है। ये अब सब डबल बॉन्ड है तो सब sp2 है ना, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड को टच कर रहा है वो तो sp2 है ही, उसमें तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है। और जो कार्ब धनायन है वो भी sp2 है, डबल बॉन्ड घूम सकता है, तो मैं कहूँगी हाँ देखो ये बॉन्ड उठा के यहाँ डाल दो, ये माइनस प्लस डबल बॉन्ड यहाँ प्लस, फिर इसको घुमा दो, फिर इसको घुमा दो, सब घूम रहा है। तो चक्रीय तो है, बंद है, समतलीय सब sp2 है, अनुनाद तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो और अल्टरनेट के बाद प्लस भी अल्टरनेट हो या माइनस भी अल्टरनेट हो, जैसे माइनस था ये अनुनाद में वो अनुनाद में, तो चक्रीय था, समतलीय था, अनुनाद भी था। हक्कल के नियम का पालन तो देख लो, 4n+2, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो n का मान 1, और n का मान 1 आते ही क्या हो गया, तो मैं कहूँगी n का मान 1 आते ही तो एरोमेटिक हो गया। तो बस, तो मुझे यही समझाना था कि भाई ट्रोपोलियम एरोमेटिक है कि नहीं है। इसको आपके एनसीईआरटी ने नाम दिया साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल आयन, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी लिख दो, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल आयन या ट्रोपोलियम आयन। क्लियर। तो यहाँ तुम्हारे एरोमेटिसिटी का आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्लास लंबी लेंगी, उसमें बेंजीन बनाने की विधियाँ, बेंजीन के रासायनिक गुण और मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम प्रभाव माइनस एम प्रभाव, वैसे तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है बट इसमें वापस ले लेंगे, ठीक है ना। और कार्सिनोजेनिसिटी, सारा टॉपिक खत्म। तो ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है, एक क्लास और आएगी, चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऐप में बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अभी 90% 95% डिस्काउंट चल रहे हैं, आप चाहे तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।